आज हम एक टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। ये जेनरिक बीएसएन सेमेस्टर 4 का एक सब्जेक्ट है जिसका नाम हेल्थ असेसमेंट है। उसका टॉपिक है आई असेसमेंट। इस यूनिट के हवाले से हम आज डिस्कस करेंगे कि इस यूनिट के कुछ ऑब्जेक्टिव है। बगैर टाइम वेस्ट के इस ऑब्जेक्टिव की तरफ चलते हैं। और इसके जो ऑब्जेक्टिव हैं इसमें फ़र्स्ट है कि भाई कि आई असेसमेंट हम क्यों करते हैं, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। सेकंड पर ये है कि आई के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर आते हैं, उनके फंक्शन क्या है, उसके हवाले से बात करेंगे। जब हम हेल्थ हिस्ट्री लेते हैं आई के हवाले से तो उस हेल्थ हिस्ट्री में क्या क्वेश्चन हमने करने हैं उसके बारे में बात करेंगे। जब हेल्थ आई असेसमेंट की जाती है तो आई असेसमेंट कौन से थिकनेस के ज़रिए की जाती है और कौन सी नॉर्मल और कौन सी एबनॉर्मलिटीज़ है, उसके हवाले से हम बात करेंगे आज। ठीक है, यहाँ पर आज आप लोग समझने की कोशिश करें ज़रा। कॉन्सेप्चुअल है थोड़ा सा। हमारे पास जैसे सेंसरी ऑर्गन हैं, बहुत सारे सेंसरी ऑर्गन हैं हमारे पास, जैसे कि मिसाल के 5 सेंसेस ऑर्गन हैं ना। हम सेंसेस नोज़ से स्मेल सेंस होता है, ज़बान से टेस्ट होता है, कान से सुनते हैं। ये तमाम इंफॉर्मेशन जो है ब्रेन के पास जाती है। आँख जो है वो ये भी एक सेंसरी है, इससे हम क्या करते हैं, देखते हैं। तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से जब हम देखते हैं तो सबसे ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास ब्रेन की तरफ जो जाती है वो सबसे इम्पोर्टेंट जो ऑर्गन है वो आई के सबसे ज़्यादा 70% जो इन्फॉर्मेशन होती है वो सेंसरी इन्फॉर्मेशन जो ब्रेन की तरफ पहुँचती है वो आई के ज़रिए से पहुँचती है। ये एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर किसी शख्स को डिसऑर्डर हो जाए, आई का जो मसला है उसमें कोई एबनॉर्मलिटी वगैरह आ जाए तो फिर वो शख्स क्या हो जाता है। नॉर्मली अगर आप लोग देखें, अगर एक शख्स आई में कोई मसला आ गया, उसका विजन कोई डिस्टर्ब वगैरह हो गया, तो वो शख्स जो है वो अपने जो डेली इंडिपेंडेंटली फंक्शन जो करता है वो नहीं कर पा सकता, क्योंकि जब उसको एक चीज़ दिखती ही नहीं है वो अपने काम ही नहीं कर पाएगा। उसके साथ साथ वो जो कुदरत की जो नेचुरल ब्यूटी है वो ब्यूटी को भी इंजॉय नहीं कर सकता, चीज़ों को नहीं आइडेंटिफाई कर सकता, कलर को नहीं आइडेंटिफाई कर सकता। तो आई जो है ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है हमारे बॉडी के अंदर। इसमें फिर बताया गया कि जब हम आई की असेसमेंट करते हैं ये इसलिए करते हैं, ये बहुत ज़्यादा हमें हेल्प करती है। आई असेसमेंट हमें हेल्प करती है, किस चीज़ में हेल्प करती है, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है, ताकि जो ये प्रॉब्लम है वो आइडेंटिफाई हो सके और उस प्रॉब्लम का सलूशन किया जा सके और लोगों को क्वालिटी ऑफ लाइफ प्रोवाइड की जा सके। ठीक है, और इससे आई असेसमेंट से होता क्या है, जो प्रॉब्लम है वो अर्ली डिटेक्शन हो जाती है, पहले से पता चल जाता है, ताकि लोगों को वो जो प्रॉब्लम है वो हल किया जा सके और वो लोग सक्सेसफुल आई साइट के साथ ज़िंदगी गुजार सके। अच्छा, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं कि यहाँ पर कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं कि भाई ये जो आई के अंदर जो प्रॉब्लम्स आती है ये किस वजह। यहाँ पर एक पॉइंट लिखा हुआ है, fewer people lose their sight from infection injury today than they did in the past। यहाँ पर कुछ एक ये बताया गया है कि पहले कुछ वक्त पहले ऐसे होता था कि इतना प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं था, इतना प्रॉपर डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं होता, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस नहीं थी। जो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस है वो 2000 से स्टार्ट हुई है। तो ये कह रहे कि उस टाइम क्या होता था, अगर किसी लोग को थोड़ा इन्फेक्शन वगैरह हो जाता था या कोई इंजरी हो जाती, लोग इलाज नहीं करते थे, मतलब इतनी नॉलेज नहीं थी, अवेयरनेस नहीं थी, तो इस वजह से लोग की क्या थी, आई साइट चली जाती थी, नज़र चली जाती थी। लेकिन आजकल ये क्या कम है, अगर किसी को इन्फेक्शन वगैरह हो जाए या किसी को इंजरी हो जाए तो इस इन्फेक्शन और इंजरी से वो पे डॉक्टर के पास चला जाता है और अपना इलाज करे, क्योंकि एडवांस हो गई है, दौर एडवांस हो गए, लोगों के पास अवेयरनेस आ गया है, तो लोग डॉक्टर के पास चले जाते हैं और अपना इलाज कर लेते हैं। तो उनकी वजह से उनकी जो आई साइट लूज हो रही थी वो फेवर हो गई, मतलब बहुत कम हो गई, लोगों के पास अवेयरनेस आ गई, लोगों के पास शऊर आ गया अपने आई के हवाले से या अपनी हेल्थ के हवाले से अवेयरनेस के लिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आगे लिखा हुआ है कि ये जो कुछ जो ब्लाइंडनेस होती है, नज़र जो चली जाती है, ये कुछ वजूहात ऐसी होती है एज की वजह से, इंसान एज बढ़ती रहती है इंसान की नज़र कमज़ोर होती है। कुछ प्राइमरी काजेज़ भी है जैसे कि डायबिटिक न्यूरोपैथी, ग्लूकोमा, कैटरेक्ट,
ये ग्लूकोमा की बात करें, ग्लूकोमा एक आई की एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर आई का जो प्रेशर होता है, जिसको इंट्राओकुलर प्रेशर IOC इंट्राओकुलर प्रेशर, वो जब बढ़ जाता है वो क्या करता है, हमारे ऑप्टिक नर्व को कंप्रेस कर देता है। जब ऑप्टिक नर्व कंप्रेस हो जाती है तो उससे आगे जो नज़र है वो चली जाती है, इसको ग्लूकोमा कहते हैं। कैटरेक्ट की वजह से भी ब्लाइंडनेस हो जाती है, टेम्परेरी तौर पर कैटरेक्ट सही हो जाए तो फिर ब्लाइंडनेस नॉर्मल हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट और लिखा है कि भाई यंग पीपल है, अगर कोई शख्स है जो उनको HIV है, ठीक है, HIV में क्या होता है आपको पता है कि HIV में इंसान की जो इम्यूनिटी है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। तो जब इंसान की इम्यूनिटी डिफेंस ही सही नहीं है तो छोटी छोटी बीमारियाँ क्या होती है, वो इंसान के ऊपर अटैक करती है, इंसान के ऊपर अफेक्ट करती है, उसको नुकसान पहुँचाती है। जब वो उसको नुकसान पहुँचाएगी, इफेक्ट करेगी, तो इस HIV अगर शख्स है जिसको HIV है तो उसको फिर ये दो चीज़ें हो जाती है बाज़ वक़्त, जिसको टोक्सोप्लाज्मोसिस और साइटोमेगालो वायरस रेटिनाइटिस। ये दोनों ऐसे किस्म के वायरसेस हैं, ऐसे किस्म के जरासीम हैं। ये क्या करते हैं, ये तब होते हैं जब इंसान को HIV होती है। अगर ये HIV का पेशेंट है और उनको ये दोनों जरासीम लग जाए तो ये क्या कर देती है, ये इंसान के आई को नुकसान पहुंचाती है, ये जो है रेटिना को नुकसान पहुंचाती है, रेटिना को इन्फ्लेम कर दे, डिटेच कर देती है, जिसकी वजह इंसान की जो आई साइट है वो चली जाती है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर एक पॉइंट है जो आप लोगों को समझने का पॉइंट है, यह लिखा है अदर विजन डिसऑर्डर दैट मे बी लिमिट अ पर्सन एबिलिटी टू फंक्शन इंक्लूड स्ट्रैबिस्मस एंड एम्ब्लोपिया एंड रिफ्रैक्टरी एरर्स। कुछ और भी चीज़ें हैं जिनकी वजह से इंसान की आंखों की नज़र अफेक्टेड हो सकती है, जिसकी मिसाल के तौर पर यहाँ पर लिखा टर्मिनोलॉजी लिखी है स्ट्रैबिस्मस। आप लोगों ने देखा होगा कुछ लोग की जो आंखें होती है वो अलाइनमेंट मतलब चेंज होती है, मतलब एक आंख एक साइड पर देख रही है, दूसरी आंख दूसरी साइड पर देख रही है, तो उनकी जो नॉर्मल अलाइनमेंट है वो चेंज हो जाती है। जब इंसान की अलाइनमेंट नॉर्मल चेंज होती है तो उसकी वजह से आंख का जो नज़र है वो भी कमज़ोर होता है, वो डिस्टर्ब होता है। इस स्ट्रैबिस्मस की अगर आप लोग गूगल पे भी सर्च करेंगे तो आप लोग को पिक्चर नज़र आ जाएगी, आप लोग को और भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एम्ब्लोपिया कहते हैं जिसमें एक शख्स की जो है वन साइड ऑफ आई जो है वो कमज़ोर हो, दूसरी साइड नॉर्मल हो, क्योंकि जब एक आंख कमज़ोर होगी दूसरी नॉर्मल होगी तो जिस आई इफ़ेक्टेड है तो उसकी वजह से वहाँ पर भी नज़र का मसला होगा। तो कुछ और भी ऐसे मसले होते हैं जो आई की साइड को अफेक्ट कर सकती है। ठीक है, यहाँ पर कुछ नॉर्मल एनाटॉमी बताई गई है। दो किस्म के स्ट्रक्चर होते हैं, एक को हम एक्स्ट्राओकुलर स्ट्रक्चर कहते हैं, एक इंट्राओकुलर स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, एक्स्ट्राओकुलर स्ट्रक्चर तो हम लोग आम आंखों से देख सकते हैं, लेकिन इंट्राओकुलर स्ट्रक्चर जो आँख के इनर साइड पे होते हैं वो आम आंखों से नज़र नहीं आते और उनके अलग अलग डिफ्रेंशिएट उनको ऑप्थेल्मोस्कोप के ज़रिए देखा जाता है। इसमें इनर साइड और आउटर साइड में कौन कौन स्ट्रक्चर आते हैं उनको हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे अभी वन बाय वन। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले एक्स्ट्राओकुलर स्ट्रक्चर की बात की। एक्स्ट्राओकुलर स्ट्रक्चर में हमें पता है कि हमारे पास दो तीन चीज़ें ही आती है, जिसमें हमारे पास आई लैशेज़ आते हैं, आईलाइड्स आते हैं और उसके साथ जो हमारे जो बूनी ऑर्बिट है, ये सारी चीज़ें आती है जो आंख को प्रोटेक्ट करती है। यहाँ पर लिखा है कि जो आई है ये एक सेंसरी ऑर्गन है और ये कुछ स्ट्रक्चर है जो इसको प्रोटेक्ट करती है आउटसाइड से। एक उसमें है बूनी ऑर्बिट जिसके अंदर सॉकेट है ना, जिसके अंदर आई बॉल मौजूद है। ये सॉकेट क्या करता है हड्डी का, ये आई को प्रोटेक्ट करता है, मैकेनिकल इंजरी से आई को बचाता है ताकि अगर कोई इंजरी वगैरह तो आई हो प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है, अच्छा, ये डायग्राम जो है इस डायग्राम को आपने बड़ा ज़बरदस्त समझना है। ये एक्स्ट्राओकुलर नीचे अभी एक्सप्लेन किया है, मैं आपको समझा देता हूँ, लेकिन ये जो डायग्राम है इस डायग्राम को आपने बड़ा ज़बरदस्त तरीके से समझना है, क्योंकि ये इस डायग्राम जब तक आपको आई के एक एक पार्ट एक एक हिस्से का इल्म नहीं होगा तब तक आप आई को समझ ही नहीं पाएंगे। तो ये आप लोगों को समझना बड़ा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आई के एक एक स्ट्रक्चर को समझना। ये कुछ पार्ट्स है आई के, जैसे स्केरला, वाइट पोर्शन ऑफ द आई जो नज़र आता है उसको हम स्केरला कहते हैं। ये एक कैरोटिड लेयर होती है, ये जहन में रखना, ये रेटिना और स्केरला, ये वाइट, ये रेटिना और स्केरला के दरमियान एक ये वाली लेयर आपको नज़र आ भी रही होगी, इसको हम क्या कहते हैं, कैरोटिड लेयर कहलाया जाता है। ये एक ऐसी लेयर इसके अंदर ब्लड वेसल्स मौजूद होते हैं। ये ब्लड वेसल क्या करते हैं, ये जो बैक साइड ऑफ द आई जो पोर्शन है ना, ये तमाम इनको ब्लड पहुंचाती है ताकि नरिशमेंट वगैरह हो सके। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको लोगों को और यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूँ। एक यहाँ पर एक लिखा हुआ है कि ये रहा, यहाँ पर एक बल्बर कंजक्टिवा,
ये बल्बल कंजक्टिवा क्या है, ये जो स्क्लेरा है हमारा आई का जो वाइट पोर्शन है ना, वाइट पोर्शन, तो उस पोर्शन को ऊपर से एक लेयर जो है प्रोटेक्ट करती है, उसको हम बल्बल कंजक्टिवा कहते हैं। ये अगर हमारे वाइट पोर्शन है ना आई का, तो ये देखो ये इसके ऊपर ये ना आप लोग को नज़र आ भी रहा होगा, ये बल्बल कंजक्टिवा, ये क्या कहती है, वाइट स्क्लेरा को प्रोटेक्ट करती है। ये पॉइंट भी जहन में रखना, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ मैं आप लोगों को और भी यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूँ, ये तमाम जितने भी हैं ना सिरली बॉडी का स्ट्रक्चर कहाँ पर मौजूद है, आयरस कहाँ है, लेंस कहाँ है, प्यूपल को किस चीज़ को कहते हैं, ये इंटीरियर चेम्बर कौन सा है, स्लिम चैनल कौन से कहते हैं, ये तमाम चीज़ें आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। यहाँ पर एक पोर्शन होता है जिसको ऑप्टिक डिस्क कहा जाता है। ऑप्टिक डिस्क एक वो पोर्शन है जहाँ पर ये जो ऑप्टिक नर्व जहाँ से निकल रही होती है ना, उसको ऑप्टिक डिस्क कहा जाता है। इसको ब्लाइंड स्पॉट्स भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है वो मैं आपको आगे, जैसे स्लाइड आगे जाएगी तो हम आपको समझाते रहेंगे, ठीक है। इस स्ट्रक्चर के एक एक चीज़ को आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। अच्छा, ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर था एक्सटर्नल, उसमें हमारे पास हमने कहा कि आईलाइड्स हैं, ठीक है, उसके आईलैशेस है और कुछ लिक्रीमल डक्ट होते हैं। ये तीनों क्या करते हैं, आई को क्या इंजरी से, डस्ट है, फॉरजिन बॉडी से बचाते हैं। आप लोगों को देखा होगा बाज़ औक़ात ऐसे होते हैं कि अगर कोई चीज़ हमारे आंख में जाती है तो पहले तो आईलाइड उसको आंख बंद कर देती है एकदम, ताकि कोई चीज़ अंदर ना जाए। फॉर इंस्टेंस अगर चली भी जाए तो फिर क्या होता है, लिक्रीमर ग्लैंड जो होते हैं एकदम टीयर्स प्रोड्यूस कर देते हैं, ताकि वो फॉरजिन बॉडी जो है वो टीयर्स के ज़रिए बाहर निकल जाए। तो ये प्रोटेक्ट करती है बेसिकली आँख को। उसके साथ साथ अगर हम बात करें, 6 किस्म के मसल्स होते हैं और इन मसल्स का काम एक ही है कि भाई आई को मूवमेंट करना, आई को मूवमेंट अपवर्ड, डाउनवर्ड, साइड टू साइड, ये तमाम डायरेक्शन में जो आई जो मूवमेंट करती है, तो 6 मसल्स होती है, 6 एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स होती है जो आई को मूवमेंट में हेल्प करती है, ठीक है। और इन मसल्स को कंट्रोल कौन करता है, नर्व्स जो होते हैं उनको कंट्रोल करता है। अच्छा, अभी हमारे पास यहाँ पर हम बात करते हैं इंट्रा ओकुलर स्ट्रक्चर। एक्स्ट्रा ओकुलर स्ट्रक्चर तो हमारे पास क्लियर होगा, अभी यहाँ पर इंट्रा ओकुलर स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो इंट्रा ओकुलर स्ट्रक्चर की बात ये जहन में रखना, तो आई सिर्फ एक ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है कि एक स्ट्रक्चर की वजह से हम किसी भी चीज़ को देख लेते, बल्कि आई के अंदर बहुत सारी ऐसे स्ट्रक्चर है जो मिलकर आपस में एक साथ काम करती है और जो किसी भी चीज़ को देखने में मदद करती है, ठीक है। ये नहीं कि सिर्फ आपके कॉर्निया ने देख लिया बस आपने चीज़ों को समझ लिया कि क्या कलर है, क्या चीज़ है, क्या नहीं, बल्कि ये जो भी लाइट रेज है ये कॉर्निया से फिर अंदर प्यूपल से फिर अंदर रेटिना की तरफ जाते हैं, फिर नर्व की तरफ, फिर इस तरह ये तमाम ऑर्गन जो है वो टुगेदर आपस में मिलकर फंक्शन परफॉर्म करते हैं एक विजन को देखने के लिए, एक चीज़ को देखने के लिए, ठीक है। और कुछ ऐसे चीज़ें जो होते हैं उनके लिए, उनको आँख के जो इनर स्ट्रक्चर है उनको देखने के लिए आप स्पेशल इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हो, वो आपको इस तरह नज़र नहीं आते। अच्छा, अभी हम 1 बाय 1 जो स्ट्रक्चर जो हमने पिक्चर में बताए थे उसके हवाले से हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्क्लेरा और कैरोटिड, इन दोनों के हवाले से बात करेंगे। स्क्लेरा तो मैंने आपको सिंपल ही बता दिया, जो हमारे आई पे जो आई का जो वाइट साइड पोर्शन है जितना भी, इसको हम क्या करते हैं, इसको हम स्क्लेरा कहते हैं। जो ये आई बॉल है, ठीक है, ये प्रोटेक्ट करता है, बाकी इनर जो आई के जो स्ट्रक्चर उनको प्रोटेक्ट करता है। ये उसका दूसरा काम क्या है, इसी स्क्लेरा का, ये आई के साइज़ और शेप को बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये कैरोटिड आ गई। मैंने आपको ऊपर ही बताया था कि रेटिना और स्क्लेरा इन दोनों के दरमियान एक लेयर जिसको कैरोटिड लेयर कहते हैं और उसके अंदर ब्लड वेसल्स मौजूद होते हैं। तो ये वही कैरोटिड लेयर है, ठीक है। इसके अंदर क्या होते हैं, ये किस चीज़ के दरमियान है, स्क्लेरा और रेटिना के दरमियान ये मौजूद होती है, और इसके अंदर बहुत सारे आर्टरीज और वेन मौजूद होते हैं जो ब्लड की सप्लाई करते हैं, बैक ऑफ द आई को सप्लाई करते हैं। ये पॉइंट जहन में रखना, ये जो लिखा हुआ है इसी कैरोटिड के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लोगों ने अपने जहन में लाजमन रखना है, ठीक है। ये आप लोगों को ये भी जहन में रखना है कि भाई कौन सी लेयर के अंदर ब्लड वेसल मौजूद होते हैं जो ब्लड बैक ऑफ द आई साइड को ब्लड प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, उसके बाद बल्बर कंजक्टिवा की बात करें। बल्बर कंजक्टिवा मैंने आपको क्लियर कर दिया था कि वो लेयर जो बेसिकली स्क्लेरा को प्रोटेक्ट करती है। अगर हम बात करें ये स्क्लेरा है तो स्क्लेरा को ऊपर से प्रोटेक्ट जो लेयर कर रही है उसको हम क्या कहते हैं, बल्बर कंजक्टिवा कहलाया जाता है, ठीक है।
बल्बल दो चीज़ें हैं, एक बल्बल कॉन्जक्टिवा, एक पल्पेब्रल कॉन्जक्टिवा। बल्बल कॉन्जक्टिवा तो आपको मैंने बता दिया, जो स्केला को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है, वाइट पोर्शन को प्रोटेक्ट करती है, उसको हम क्या कहते हैं, बल्बल कॉन्जक्टिवा। लेकिन ये पल्पेब्रल कॉन्जक्टिवा, अगर आप लोग शीशे के सामने खड़े होंगे और अपने आईलाइट्स को थोड़ा सा फोल्ड करेंगे और इनर साइड पे देखेंगे तो लाइनिंग आप लोगों को नज़र आएगी। जो आईलाइट्स के अंदर इनर साइड पर जो लाइनिंग होगी उसको हम क्या कहते हैं, पल्पेब्रल कॉन्जक्टिवा कहलाए जाते हैं, जो आईलाइट्स के अंदर आपको नज़र आएगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास पोर्शन है कॉर्निया का। कॉर्निया क्या है, इन चीज़ों को थोड़ा सा समझना, क्योंकि एमसीक्यू इन्हीं से आते हैं, ये कॉन्सेप्ट आप लोगों के पास क्लियर होना चाहिए, ठीक है। जब आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आपको किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम कॉर्निया की बात करें तो कॉर्निया है ये एक स्मूथ और एविस्कुलर, क्या है, स्मूथ और एविस्कुलर, स्मूथ है, ये स्मूथ और एविस्कुलर, ठीक है, और एविस्कुलर ट्रांसपेरेंट टिश्यू है। ये जो स्केलरा है ना, ये जो कॉर्निया है, ये जो वाइट पोर्शन स्केल उसके साथ ये मर्ज हुआ है, बिल्कुल अटैच है। अगर मैं आपको यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाऊं, फॉर एग्जांपल ये जहन में रखना कि ये क्या है, ये आपका अल्लाह भला करे, ये आपका स्केलरा है, वाइट पोर्शन है। तो ये जो कॉर्निया है ना, ये इसकी जो साइड है ये इसी के साथ ऐसे अटैच हुई होती है, ठीक है। एक मिनट, अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ कर सकूँ तो ये जो कॉर्निया है ना, तो ये इसी के साथ इस तरह थोड़ा सा इस तरह उभरा हुआ शक्ल होता है, थोड़ा सा उभरा होता है। तो ये जो हिस्सा होता है ना, ये बेसिकली कॉर्निया कहलाया जाता है। कॉर्निया की जो साइडें हैं ये बेसिकली इस केरला के साथ यहाँ पर अटैच हुई होती है, ठीक है। बट फिर आगे इसमें क्या लिखा हुआ, जब लाइट रेज आती है तो ये लाइट रेज इस कॉर्निया से टकराती है और कॉर्निया इस लाइट रेज को फोल्ड करती है और इस कॉर्निया से होते होते अंदर प्यूपल की तरफ मूव होती है, प्यूपल और आइरिस की तरफ मूव होती है, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पर ये जहन में लिखा है, इसमें एक पॉइंट और लिखा है कि ये जो कॉर्निया है, ये इसको जो हालांकि इसमें ब्लड वेसल तो मौजूद नहीं होते, लेकिन इसको जो सिग्नल मिलता है वो जो फिफ्थ हमारा जो क्रेनियल नर्व है, जिसको ट्राइजेमिनल नर्व कहते हैं, वहाँ से इसको सिग्नल मिलता है, ठीक है। क्योंकि ये एक पेन, अगर आप कॉर्निया को थोड़ा सा टच करते हो और थोड़ा सा अगर अल्लाह ना करे किसी की इन्फेक्टेड हो और वो जो थोड़ा सा भी टच करे तो कॉर्निया जो है बड़ा पेन करता है। तो पेन की जो सेंसेशन होती है वो ट्राइजेमिनल नर्व के ज़रिए होती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं आइरिस की। आइरिस की अगर हम बात करते हैं तो एक मिनट, अच्छा आइरिस सिंपल सी जहन में बात रखना, हमारे जब आप मिरर के सामने खड़े हो जाए और आपको अपनी आंख में ये जो कलर पोर्शन आपको नज़र आता है ना, जो कलर अंदर इस कॉर्निया के अंदर देखो, आप लोगों को कलर ऐसी लाइनिंग नज़र आएगी। ये जो कलर पोर्शन होता है ना सर्कुलर फॉर्म में, इसी को बेसिकली आइरिस कहा जाता है, ठीक है। और ये लिखा है, आइरिस इज सर्कुलर एंड कंट्रक्टाइल डायफ्राम that contains smooth and radical muscle at a perforated in the center by the pupil, varying an amount of the pigment and granules within a smooth muscle and fiber give it color at a posterior portion contain the involuntary muscles। वही बात हो रही कि भाई ये जो आपको कलर पोर्शन नज़र आ रहा है ना, ये जो पिगमेंट जो आपको नज़र आ रही होती है ये सर्कुलर फॉर्म में, इसको बेसिकली हम आइरिस कहते हैं। ये आइरिस की तारीफ़ कर रहा है कि आइरिस है क्या चीज़ बेसिकली, ठीक है। अच्छा, एक मिनट, अच्छा, उसके बाद यहाँ पर हमारे पास आती है सिलरी बॉडी की बात करते हैं। तो सिलरी बॉडी क्या है, सिलरी बॉडी ये बिल्कुल आइरिस के बिल्कुल बैक साइड पर सिलरी बॉडी मौजूद होती है। और ये सिलरी बॉडी मैंने आपको पिक्चर में दिखाई भी थी, लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक दफ़ा और दिखाना चाहूँगा ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट जो है इस चीज़ के हवाले से क्लियर हो। ये सिलरी बॉडी है, ये जो हिस्सा है ना, इसको हम सिलरी बॉडी कहते हैं, ये आप लोग को नज़र आ भी रहा होगा। तो ये सिलरी बॉडी का लेंस के साथ भी इसका अटैच है, मगर ये लेंस के साथ किस चीज़ की वजह से अटैच है वो मैं अभी आपको समझा देता हूँ यहाँ पर। अच्छा, सिलरी बॉडी जिस ये बिल्कुल जो आइरिस है उसके बैक साइड पर मौजूद होता है
और ये सिलरी बॉडी जो है इसका जो कुछ हिस्सा जो लेंस के साथ अटैच है, वो लेंस के साथ किस चीज़ की वजह से अटैच है, वो सस्पेंसरी लिगामेंट्स होते हैं। इस सस्पेंसरी लिगामेंट्स के ज़रिए वो लेंस के साथ अटैच होते हैं। इस लिगामेंट्स का नाम जहन में लाजमी रखना, ठीक है। ये कंट्रोल इट्स द शेप फॉर क्लोज एंड डिस्टेंस विजन, और ये क्या करता है, ये बेसिकली जो भी नज़दीक का नज़र हो या हम किसी दूर चीज़ को देखते हैं या नज़दीक चीज़ को देखते हैं, तो ये उस फोकस के लिए, उसको शेप को मेंटेन करने के लिए हेल्प करता है बेसिकली। और उसके साथ साथ सिलरी बॉडी का दूसरा काम क्या है, ये एक किस्म का फ्लूइड बनाता है जिसको हम क्या कहते हैं, एक्वस ह्यूमर कहलाया जाता है। ये एक्वस ह्यूमर फ्लूइड प्रोड्यूस करता है। अभी नीचे एक्वस ह्यूमर फ्लूइड की तारीफ़ हो रही कि एक्वस ह्यूमर फ्लूइड बेसिकली है क्या। ये एक्वस ह्यूमर फ्लूइड जो है ये बिल्कुल एक पानी की तरह क्लियर फ्लूइड होता है, और ये क्या करता है, आई के जो दो चैम्बर है, एक इंटीरियर चैम्बर और एक पोस्टीरियर चैम्बर, दोनों चैम्बर के अंदर ये फिल होता है। और ये बेसिकली क्या करता है, ये आई के एक तो शेप को मेंटेन करता है, उसमें भी हेल्प करता है। दूसरा उसके साथ साथ कॉर्निया और लेंस को न्यूरिशमेंट भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हम बात करते हैं प्यूपल की बात करते हैं। यहाँ पर इसको ज़रा क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ समझना। देखो प्यूपल क्या है, अगर ये कलर पोर्शन ऑफ द आई है, ठीक है, मतलब जो मैंने आपको कहा कि आयरस है, ठीक है, जो कलर पोर्शन ऑफ द आई, तो इस कलर पोर्शन के बीच में एक छोटा सा होल मौजूद होता है, बिल्कुल सेंटर में एक छोटा सा होल मौजूद होता है। उस होल को बेसिकली हम प्यूपल कहलाया जाता है। क्या होता है, ये जो होल बना हुआ है ना, इसी होल को बेसिकली प्यूपल कहा जाता है। विद आयरस सेंटर ओपनिंग, आयरस का जो सेंटर ओपनिंग है उसको प्यूपल कहा जाता है। ये नॉर्मली राउंड एंड इक्वल इन द साइज, दोनों बेसिकली ये गोल होते हैं और दोनों आंखों का एक ही साइज़ में होते हैं। प्यूपल परमिट द लाइट टू एंटर आई इन डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट एज, पेशेंट एज के मुताबिक ये लाइट, क्योंकि इसका साइज़ जो होता है वो अप एंड डाउन होता रहता है। ये कैसे होता है मैं अब समझाता हूँ ये आपको। ये क्या होता है, ये लाइट रेस को, जैसे लाइट रेस कॉर्निया से टकराती है, फोल्ड होती है और फिर अंदर आती है, फिर इसी प्यूपल के होल के ज़रिए अंदर बैक ऑफ द आई के अंदर चली जाती है। यहाँ पर एक लिखा हुआ है कि एज के हिसाब से प्यूपल डायमीटर कैन, प्यूपल का जो डायमीटर है, ये जो छोटा सा होल है इसका डायमीटर 3 से लेकर 5 mm तक इसका साइज़ होता है प्यूपल का, ठीक है। यहाँ पर एक वर्ड्स लिखा है स्मॉल एंड अनरिस्पॉन्सिव टू लाइट एट बर्थ। जब बच्चा छोटा होता है ना, तो इस प्यूपल का जो साइज़ होता है वो छोटा होता है। जब इस पर लाइट पड़ती है तो ये इतना रिस्पॉन्स नहीं करता है, तो इतना पता नहीं लगता। लेकिन जैसे जैसे जब थोड़ी सी बच्चे की थोड़ी सी उम्र बढ़ जाती है, लेकिन बच्चा ही होता है, थोड़ा सा बर्थ के टाइम ये छोटा होता है, लेकिन जब वो थोड़ा सा उम्र बढ़ जाए तो इस प्यूपल का जो साइज़ है वो थोड़ा सा बड़ा होता है। लेकिन जैसे जैसे फिर उम्र बढ़ती जाती है तो प्यूपल का साइज़ जो होता है वो छोटा होता रहता है, ठीक है। और जब आप, या बच्चा 5-6 साल के बच्चे को भी आप देख लें या ओल्ड को देख लें, जब आप उसकी आंखों पर लाइट मार दें तो वो प्यूपल जो है वो आपको एक रिफ्लेक्ट देगा, या वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, रिलैक्स हो, लाइट हटाएँ, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन शो करेगा। वो कब, लेकिन जब आप एक बच्चा एक बर्थ टाइम पैदा होता है, उस टाइम उसकी आंखों पर आप लगाएंगे तब उसके टाइम उसको फील नहीं हो, क्योंकि उसके टाइम प्यूपल का साइज़ छोटा होता है। अच्छा, उसके बाद हम बात यहाँ पर करते हैं कि 2 चैम्बर्स होते हैं, एक इंटीरियर चैम्बर, एक पोस्टीरियर चैम्बर। इंटीरियर चैम्बर जो होता है वो अंदर, ये क्या होता है, एक्वस ह्यूमर जो फ्लूइड है इससे फिल्ड हुआ होता है। ये जो अमाउंट ऑफ जितना भी फ्लूइड है ये क्या होता है, फिर अगर इसमें बढ़ जाए तो ये फिर एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में शिफ्ट होता है और प्रेशर को मेंटेन करने के लिए। और जो एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर्स के में जो शिफ्ट होता है ये फ्लूइड, द फ्लूइड ड्रेन फ्रॉम द अनदर चैम्बर, एक चैम्बर से जब दूसरे चैम्बर में शिफ्ट होता है, ताकि एक चैम्बर के अंदर जो एक्वस ह्यूमर का फ्लूइड का प्रेशर है वो बढ़ ना जाए। तो ये फ्लूइड मेंटेन जो होता है वो दोनों चैम्बरों में, तो एक दूसरे चैम्बर में जो जाता है वो एक स्लिम चैनल कहते हैं, उसके ज़रिए जाता है। ये एक जर्मन एक साइंटिस्ट है, या उसने उस टाइम इसको एक नाम दिया जिसको मेरे ख्याल पे उसने अपने ही नाम से इसका नाम रखा था, या इसका नाम इस तरह कुछ रखा था उसने, शिलमैन चैनल के नाम से इसने वो रखा था उसने उस टाइम। तो इस चैनल के ज़रिए क्या होता है, वो फ्लूइड जो है वो मूव होता है वन चैम्बर टू अनदर चैम्बर, ताकि जो प्रेशर है वो मेंटेन रह सके, दोनों चैम्बरों में हाई ना हो।
अच्छा, फिर पोस्टीरियर चेंबर की बात करें, पोस्टीरियर चेंबर लोकेटेड बिटवीन द आइरिस एंड लेंस। एक चेंबर होता है जो लेंस और कॉर्निया के दरमियान होता है, वो इंटीरियर चेंबर। जो पोस्टीरियर चेंबर है वो आइरिस और लेंस के दरमियान होता है। तो ये चेंबरों के नाम भी जहन में आपके पास होने चाहिए। उसमें भी एक्वस ह्यूमर मौजूद होता है, ठीक है। और द फ्लूइड बर्थ विद द लेंस एंड कैप्सूल एज द फ्लो ऑफ थ्रू ऑफ द पीपल इनटू द इंटीरियर चेंबर। और फिर ये जो अगर फॉर एग्जांपल बैक साइड ऑफ द चेंबर में अगर एक्वस ह्यूमर बहुत ज़्यादा हो जाए तो वो उस चेंबर से इंटीरियर चेंबर में जो फ्लूइड आता है वो किसके ज़रिए आता है, ये यहाँ पर जो ये जो होल बना हुआ था, ओपनिंग था, उस ओपनिंग के ज़रिए ये क्या करता है, पीपल की जो ओपनिंग, उस ओपनिंग के ज़रिए फिर इंटीरियर चेंबर में ये फ्लूइड आता है। लेंस की अगर हम बात करते हैं तो लेंस क्या है, सिंपल से लेंस जहन को रखना, ये आइरिस के बैक साइड पर लेंस मौजूद होता है, ठीक है। और लेंस का एक ही काम है, ये एक एवेस्कुलर पोर्शन होता है और ये एक पैकेट में मौजूद होता है जिसको हम लेंस कैप्सूल कहते हैं। इसका काम क्या है, जो भी लाइट रेज आते हैं उसको फोकस कराता है, रेटिना की तरफ भेजता है। लेंस का काम एक ही है जो फोकस कराता है। अगर एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास आ जाए तो आप लोगों का जहन में ये होना चाहिए कि लेंस का जो काम, वो कौन सा आई के अंदर वगैरह है जो लाइट रेस के ऊपर फोकस करता है। तो फोकसिंग का कार्य सिर्फ और सिर्फ लेंस का है ये। और लेंस किसके अंदर, लेंस कैप्सूल के अंदर मौजूद होता है। और जैसे लाइट रेस पर पड़ती है उस लाइट रेस के ऊपर ये फोकस करता है और उसको रेटिना की तरफ भेजता है ताकि वो आइडेंटिफाई हो सके कि वो कौन सी कलर है या क्या है। अच्छा, यहाँ पर एक विट्रस चेंबर के बारे में बात की गई है। ये विट्रस चेंबर को थोड़ा समझें। विट्रस चेंबर जो है ये बेसिकली लेंस के पीछे जो इतना बड़ा पोर्शन है ये विट्रस चेंबर का होता है, ठीक है। और ये एक आई का बहुत बड़ा हिस्सा है, इसके अंदर आई का जो बड़ा हिस्सा है वो इस चेंबर पर मुश्तमिल होता है, 4/5 ऑफ द आई बॉल, ठीक है। इतना बड़ा हिस्सा जो है वो इस आई के इस चेंबर पर मुश्तमिल होता है। इसके अंदर कुछ विट्रस फ्लूइड मौजूद होता है। कौन सा फ्लूइड इसके अंदर, खुदा पाक, अच्छा, इसके अंदर विट्रस फ्लूइड मौजूद होता है। विट्रस चेंबर के अंदर विट्रस फ्लूइड, विट्रस ह्यूमर या विट्रस फ्लूइड भी कह सकते हैं, ये विट्रस फ्लूइड इसके अंदर मौजूद होता है। ये बेसिकली क्या है, ये एक थिक और ग्लेटिनियस सब्सटेंस फ्लूइड होता है। ग्लेटिनियस सब्सटेंस मतलब एक जेल नुमा फ्लूइड होता है, जेल की तरह होता है। ये अंदर इसलिए मौजूद होता है ताकि ये जो अंदर रेटिना है, बैक साइड ऑफ द आई में जो रेटिना है, ताकि उसको अपनी जगह पर फिट करके रखे, ताकि वो डिटैचमेंट ना हो, रेटिना अपनी जगह से डिटैच ना हो। अगर फॉर एग्जांपल ये मैं आपको यहाँ पर ड्रॉ कर सकूँ, अगर ये बैक साइड ऑफ द आई है, ठीक है, तो यहाँ पर ये सारा जो है ये मौजूद होता है, ये विट्रस फ्लूइड। ये विट्रस फ्लूइड क्या करता है, इस रेटिना तक ये सारा फैला हुआ होता है। ये इसलिए होता है ताकि रेटिना जो अपनी जगह से, फॉर एग्ज़ाम्पल ये रेटिना अगर ये है, ये अपनी जगह से इस साइड पर ना आ जाए, मतलब इस तरह इसका कोई शेप वगैरह ना बन जाए रेटिना का। तो रेटिना को शेप को मेंटेन करने के लिए भी ये वहाँ पर मौजूद होता है और एक आई बॉल को शेप देने के लिए भी ये विट्रस फ्लूइड वहाँ पर मौजूद होता है, हेल्प करता है। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ जहन में रखना, रेटिना की बात करें तो रेटिना जो होता है वो एक इनर मोस्ट रीजन ऑफ द आई बॉल है, सबसे इनर वाली लेयर है। ये रिसीव करते हैं जो विजुअल स्टिमुलाई होती है, ट्रांसमिट इमेज फ्रॉम द ब्रेन फॉर द प्रोसेसिंग। जो भी आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है ना, आई जो भी ये आंख कोई चीज़ देखती है और उस रेज अंदर आते हैं लेंस से, प्यूपल से, फिर अंदर सॉरी कॉर्निया से, प्यूपल से लेंस से फिर रेटिना फिर इसको आगे ब्रेन तक पहुंचाती है, ठीक है। वहाँ से कुछ आर्टरीज वगैरह होती है, नर्व्स होती है, तो वो वहाँ से सिग्नल को ऊपर की तरफ लेके जाती है, ब्रेन की तरफ। यहाँ पर इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, रोड और कोन सेल के हवाले से बात की गई है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर समझा भी देता हूँ इसके हवाले से नीचे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर वेरियस वेसल्स की बात की गई है। देयर आर 4 सेट ऑफ द रेटिनल ब्लड वेसल्स, एक सुपरनेजल, दूसरा है इंफ्रानेजल, तीसरा है सुपराटेम्पोरल और इंफ्राटेम्पोरल। दिस वेसल आर विजिबल थ्रू द ऑप्थेल्मोस्कोप। Each set of the vessels contain of the transparent arterioles and veins. As the vessel leave the optic disc and become progressively thinner,
अच्छा, ये वही बात है कि भाई इस रेटिना के अंदर जो है वो 4 किस्म की ब्लड वेसल्स मौजूद होती है, और इस ब्लड वेसल को आप ऐसे नहीं दे सकते, बल्कि ये आप ऑप्थेल्मोस्कोप के ज़रिए इसको आप देख सकते हो। और ये जैसे ऑप्टिक डिस्क पोर्शन पर पहुंचती है तो आगे जैसे जाती है तो ये बिल्कुल थिन बारीक हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर इसके हवाले से ही बात की गई है। रोड और कोन सेल की बात की। रोड और कोन सेल मैं आपको समझाता हूँ। रोड सेल जो होते हैं ये 2 किस्म के, ये एक म्यूकोला स्ट्रक्चर होता है, फ्यूआ और म्यूकोला, वो मैं आपको नीचे समझाऊंगा तो वहाँ पर आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये रहा, यहाँ पर ऑप्टिक डिस्क की बात हो रही। मैंने आप लोगों को ऊपर ही बताया था कि ऑप्टिक डिस्क क्या होता है ना। ऑप्टिक डिस्क मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि ये एक ऐसा ओवल एरिया होता है, ठीक है, एक ऐसा राउंड या ओवल एरिया होता है जहाँ पर जो ऑप्टिक नर्व होती है, जहाँ से वो लीव करती है, जहाँ से वो बाहर तक निकलती है, उस एरिया को ऑप्टिक डिस्क कहा जाता है। ठीक है, अच्छा ये ऑप्टिक डिस्क जो है इसको दूसरा नाम ब्लाइंड स्पॉट्स भी कहा जाता है। क्या? इसको ब्लाइंड स्पॉट्स इसलिए कहा जाता है कि वहाँ पर फोटो रिसेप्टर मौजूद नहीं होते, मतलब लाइट को सेंसिटिव करने वाले जो सेल्स होते हैं जैसे रेड और कौन सेल है वो सेल वहाँ पर मौजूद नहीं होते। इसलिए यहाँ पर इसको कहा गया है कि भाई ऑप्टिक डिस्क का एमसीक्यूज़ आता है, ये भी जहन में रखना कि भाई वो आई के अंदर वो कौन सा हिस्सा है जो यहाँ पर फोटो रिसेप्टर या फोटो को किसी भी फोटो रिसेप्टर सेंसिटिव सेल या इस तरह वो मौजूद नहीं है, कोई किस्म का सेल मौजूद नहीं है, और ब्लाइंड स्पॉट्स भी उसको कहा जाता है, तो वो ऑप्टिक डिस्क कहलाया जाता है। ये जहन में आप लोगों ने रखना है। इसको ब्लाइंड स्पॉट इस वजह से कहा गया है क्योंकि इसके अंदर फोटो रिसेप्टर मतलब रोड और कौन सेल मौजूद नहीं होते इस वजह से। ठीक है, अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा इस चीज़ को समझे। फिजियोलॉजिकल कप इज़ द लाइट colored depression within the temporal side of the optic disc where the blood vessel enter in the retina. It cover 1/3 of the disc and doesn't exist completely to the emerging. अच्छा सिंपल से समझ लें, यहाँ पर एक वर्ड लिखा है कि ये कप या कवर की बात हो रही है। कह रहे कि ये बेसिकली इसी ये जो ऑप्टिक डिस्क है इसके अंदर एक डिप्रेस पोर्शन होता है, एक हिस्सा होता है। मिसाल के तौर पर, एग्जांपल के तौर पर, अगर ये एक ऑप्टिक डिस्क है तो उसके अंदर एक छोटा सा डिप्रेस पार्ट मौजूद है, डिप्रेस बिल्कुल लाइट कलर डिप्रेशन पार्ट मौजूद होता है, और ये वो पार्ट होता है, और ये टेम्पोरल साइड पर मौजूद होता है। ये वो पार्ट होता है जहाँ पर ब्लड वेसल वगैरह मूव होती है, जिसको हम कप वगैरह कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक्चुअली बात यहाँ पर फोटो रिसेप्टर की बात हो रही है। फोटो रिसेप्टर, यहाँ पर उस फोटो रिसेप्टर को जहन में रखना कि फोटो रिसेप्टर क्या है। देखो हमारा जो आई है ना बैक साइड ऑफ द, वहाँ पर 2 हिस्से मौजूद होते हैं, एक म्यूकुला और एक फेवा। यहाँ पर अगर मैं बताऊँ ये म्यूकुला ये आई के अंदर, जब आप आई के स्ट्रक्चर को देखेंगे तो उसके आई के स्ट्रक्चर के अंदर आप देखेंगे, ये तो मैंने आई का बड़ा से इस तरह बनाया, तो इसके आई के बैक साइड ऑफ आई के स्ट्रक्चर के अंदर देखेंगे एक छोटा सा इस तरह बिल्कुल डार्क नुमा स्ट्रक्चर मौजूद होगा जिसकी एजेस नज़र नहीं आएगी। ये जो पोर्शन है ना, ये इसकी एजेस नज़र नहीं आएगी, इसको मैक्यूला कहा जाएगा। इस मैक्यूला के अंदर एक बिल्कुल और हिस्सा मौजूद होता है, बिल्कुल बीच के अंदर एक और हिस्सा मौजूद होता है जिसको हम कहते हैं फोआ कहते हैं। इस फोआ के अंदर अलग सेल मौजूद होते हैं, म्यूकुला के अंदर अलग सेल मौजूद होते हैं। और ये मैं बता दूं कि फोआ के अंदर कौन से सेल होते हैं, म्यूकुला के अंदर कौन से सेल होते हैं, ये आप लोग का कॉन्सेप्ट अभी यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर फर्स्ट लिखा है फोटो रिसेप्टर न्यूरॉन। The photoreceptor neuron make up of the retinal visual receptor not visible through of the ophthalmoscope. These are receptor. Some shape like rod and some like cone are responsible for the vision. Rod and respond at low intensity light, but they didn't provide a sharp image color vision, and cone respond to the bright light of the provide of the light and equity of the color vision. अच्छा ये जहन में रखना, 2 किस्म के सेल्स मौजूद होते हैं, एक कौन सेल मौजूद है, एक रॉड सेल। जो कौन सेल है ये जहन में रखना, ये जो फोआ है ना, फोआ ये जो बीच का थोड़ा सा छोटा जो मैंने ये जो पोर्शन है ये इसको फोआ कहते हैं। ये फोआ बेसिकली इस म्यूक्यूला के अंदर ही एक छोटा सा गहरा स्ट्रक्चर मौजूद होता है जिसको हम फोआ कहते हैं।
इस फोवा के अंदर बहुत सारे कौन सेल मौजूद होते हैं और कौन सेल का काम क्या है, ब्राइट लाइट को रिस्पॉन्स करना और कलर के ऊपर इसका काम होता है, कलर को आइडेंटिफाई करना, ब्राइट लाइट के ऊपर रिस्पॉन्स करना कौन सेल का काम है। जो रोड सेल होते हैं वो कम लाइट सेंसिटिव, रात के टाइम जो होते हैं कौन सेल जो रोड सेल जो है वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं। तो ये जहन ये जो रोड सेल होते हैं लाइट लो लाइट इंटेंसिटी होते हैं, मतलब जब कम लाइट होती है तो रोड सेल जो होते हैं वो मोर एक्टिव होते हैं और ज़्यादा काम करते हैं। लेकिन ये जो कौन सेल होते हैं ये ब्राइट लाइट में और कलर विजन में ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये दोनों डिफरेंशिएट आप लोगों ने जहन में रखने हैं। म्यूकोला की बात करते हैं, वी लुक एट लिटर फॉर्म ऑफ द ऑप्टिक डिस्क एंड म्यूकोला एंड स्लाइटली डार्कर देन द रेस्ट ऑफ द रेटिना। अगर फॉर एग्जांपल ये जो हिस्सा है ये रेटिना है ना, ये जो हिस्सा है ये रेटिना, ये बड़ा जो गोल है ये रेटिना है, तो इसका कलर और ये जो बीच में ये जो मैंने म्यूकोला बनाया है, तो म्यूकोला कलर थोड़ा सा ज़्यादा डार्क होता है रेटिना के मुकाबले में। फर्स्ट पॉइंट ये बताया गया है। कंटेंट नॉन विजिबल रेटिनल बिकॉज द बॉर्डर आर पुअरली डिफाइंड। इस जो म्यूकोला है इसके जो बॉर्डर होते हैं, मैंने आपको पहले बताया, इसके जो ये साइड एजेस है ये क्लियरली नज़र नहीं आते, पता नहीं लगता कि इसका एजेस कहाँ कहाँ तक है। ठीक है, फिर क्या है, द म्यूकोला इज़ डिफ़िकल्ट टू सी ऑफ द ऑप्थेल्मोस्कोप एग्जामिन। इसको अगर एग्जामिनर भी देखते हैं तो बड़ा मुश्किल होता है इसको देखना, लेकिन इज़ द बेस्ट आइडेंटिफाई हैविंग द पेशेंट लुक स्ट्रेट ऑफ द ऑप्थेल्मोस्कोप लाइट। इसको अगर ऑप्थेल्मोस्कोप डॉक्टर देखता भी है ना, अगर म्यूकोला को देखता है ऑप्थेल्मोस्कोप के ज़रिए, तो वो डॉक्टर उसको कहता है कि भाई आप जो जहाँ पर वो चिन रखता है ना, उसको कहता है जहाँ पर ऑप्थेल्मोस्कोप से एक लाइट निकलती है, वो डॉक्टर उस पेशेंट को कहता है आप उस लाइट को ही देखना है, क्योंकि जब वो लाइट के ऊपर फोकस करता है बिल्कुल तब जाके उसको ये म्यूकोला नज़र आता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर फोवा की बात हो रही है, म्यूकोला मैंने आपको समझा दिया। फोवा वही बात हो रही है कि फोवा जो है वो एक सेंट्रल साइट ऑफ डिप्रेशन इन द म्यूकोला। अगर ये एक म्यूकोला है तो इसके अंदर छोटा सा डिप्रेशन पार्ट मौजूद होता है जिसको हम क्या कहते हैं, फोवा कहते हैं। और इसमें ब्राइट रिफ्लेक्शन व्हेन एग्जामिन विद द ऑप्थेल्मोस्कोप, ये ब्राइट रिफ्लेक्शन करता है। क्यों? बिकॉज इसके अंदर बहुत सारे के तादाद में कौन सेल्स मौजूद होते हैं, और कौन सेल का काम क्या है, ये कलर के ऊपर काम करती है और ब्राइट लाइट के ऊपर, इन चीज़ों के ऊपर काम करती है। ठीक है, तो म्यूकोला के अंदर रोड सेल और म्यूकोला के अंदर जो एक दूसरा पोर्शन है जिसको हम फोवा कहते हैं, उसके अंदर कौन सेल मौजूद होते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट हम फिर हेल्थ हिस्ट्री के हवाले से, कि हमने हेल्थ हिस्ट्री किस तरह कंडक्ट करनी है उसके हवाले से हम बात करेंगे। आज भी के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।